हेलो बच्चों, तो आप कैसे हो। मैं आपका प्यारा सा छोटा सा फिजिक्स बाय एके पंडित में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एके पंडित मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब चलेंगे हम जस्ट आगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 का हाफ पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हाफ पार्ट बचा हुआ है। क्या है हाफ पार्ट? आधा पार्ट किसके ऊपर है? धारिता के ऊपर। किसके ऊपर है भाई? विद्युत धारिता के ऊपर है। ये लो भाई, आधा पार्ट किस पर है? धारिता के ऊपर। और हम स्वागत करते हैं फिजिक्स बाय एके पंडित में आपका। तो देखिए धारिता, तो सबसे पहले तो भाई धारिता पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। तो भाई पहला क्या पढ़ेंगे? चालक पढ़ेंगे। अब बता दो भाई चालक क्या होता है? कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या होते हैं? मुक्त अवस्था या फ्री क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मुक्त अवस्था में क्या पाए जाते हैं? आवेश पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? किसी चालक की सतह को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चालक वह पदार्थ है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक कहलाते हैं। दूसरा, कुचालक की बात कर लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाएंगे। भाई अर्धचालक की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अर्धचालक मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं। अब भाई तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई एक तो बात करेंगे मुक्त आवेश की। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और चौथा क्या है? बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब इधर देख लो कि ये क्या है? आपका नाभिक है। इसमें क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये लो, जैसे जैसे किसी चीज की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी चीज की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, तो उसके ऊपर क्या होगा? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल या न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? कम होता जाएगा। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा नाभिक से दूर होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा? उसमें क्या होगा? दोनों के ऊपर क्या लगेगा? कम बल लगेगा। यानी उस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बहुत कम बल लगेगा। तो अगर मैंने इसको, जैसे मान लो ये दूर है और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, तो लो भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये लो ये इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने क्या, अगर मैंने थोड़ी सी भी क्या दी? एनर्जी दी। क्या दी भाई? ऊर्जा दी। क्या दी? ऊर्जा। तो ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो लो भाई फ्री हो गए। ठीक है, तो इनको क्या कह दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ठीक है, इन वाले को भी मैंने क्या करी? लो भाई मैंने इनको ऊर्जा दे दी। तो ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, लेकिन क्या हुए? फ्री तो हो गए, लेकिन क्या हो गए? अपनी कक्षा को छोड़कर क्या है? बाहर नहीं जा सकते। तो क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, क्योंकि अपनी कक्षा को क्या है कि छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या कहलाएंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो भाई थोड़ा सा तो मैंने स्टार्टिंग में छोटा लिख दिया, अब बड़ा लिखूंगा। ठीक है, अब चलते हैं जस्ट आगे। तो अब बात करते हैं पराविद्युत पदार्थ की। भाई पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कि ऐसे पदार्थ, या कह सकते हैं इनको कि वे कुचालक पदार्थ। क्या कह सकते हैं? कि वे कुचालक पदार्थ। तो पहले मैं लिख देता हूं पराविद्युत पदार्थ। तो क्या कह सकते हो तुम? कि वे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या करते हैं? भाई विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत के गुण दर्शाते हैं। ये क्या क्या करते हैं? कि अगर मान लो कोई कुचालक है या कोई पराविद्युत पदार्थ है, अगर मैंने उसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो वो क्या करेगा? चालक की जैसे क्या करेगा? चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। यानी कि वो क्या करेगा? खुद में से होकर क्या करेगा? खुद में से होकर विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं को क्या करेगा? गुजरने देगा। अगर भाई जब कुचालक होता है तो नहीं गुजरने देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर खुद में से विद्युत क्षेत्र का प्रवाह होने देते हैं, क्या कहलाएंगे? पराविद्युत पदार्थ। अब भाई पराविद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? भाई दो प्रकार के। पहला हो तो ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, और दूसरा क्या हो गया? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीय की, फिर बात कर लेंगे अध्रुवीय की। तो भाई ऐसे पदार्थ, ध्रुवीय में क्या जाएगा? ऐसे पदार्थ जिनके धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश केंद्र क्या वो अलग अलग हो, संपाती नहीं हो। तो लो भाई HCl का एग्जांपल ले लो, तो ये लो
ये H इसका E हो गया, और थोड़ा सा मैं शेप ऐसे अलग से बना लेता हूं। लो ये H हो गया प्लस का और ये हो गया Cl माइनस का हो गया। अब देखो भाई अलग कर लो तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, दूरी होगी। लेकिन भाई लेकिन क्या होगा कि जब ये अब एक परमाणु है, परमाणु ये पदार्थ है, तो पदार्थ क्या छोटे छोटे अणुओं बहुत सारों से क्या होगा मिलकर बना होता है। अब बहुत सारों से मिलकर बना हुआ है तो इसके अंदर क्या होता है, टोटल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। जब क्या हो, जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। लो भाई E बराबर 0 कर दिया। लेकिन क्या है भाई कि जैसे ही क्या करा, दूसरी कंडीशन इसमें एक, जैसे मैंने क्या कराया विद्युत क्षेत्र लगाया E, तो भाई ये क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या करेंगे, संरेखित होने की कोशिश करेंगे या एलिगन होने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो भाई कोशिश करेंगे तो भाई E नॉट इक्वल टू 0 है, तो भाई फिर क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू 0। तो भाई इसके अंदर क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का गुण तो था, लेकिन क्या हो रहा था, उस पदार्थ का टोटल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 था। लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो इसका क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 नहीं हुआ। भाई इसके लिए मैं डायग्राम बना के भी बता सकता हूं आपको, ठीक है। तो लो भाई छोटा सा बना दूंगा, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे E इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, P भी 0 हो गया। लेकिन मैंने क्या करा अगली लाइन में कि भाई विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू 0, या यहाँ पे क्या करा, विद्युत क्षेत्र मैंने लगा दिया। तो अब देखो भाई क्या चीज हुई, हाँ भाई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो लो भाई ये धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। तो अब बताओ कि टोटल द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या है, नॉट 0। तो अब क्या पता चल रहा है भाई, जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, किसी भी ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का गुण उत्पन्न होने की क्षमता क्या है, बढ़ेगी। ठीक है, तो जस्ट इसके बाद में आगे बात करेंगे, ध्रुवण सदिश की बात करेंगे। तो पहले अब अध्रुवीय अणु की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लो भाई चित्र एक तो ऐसा कैसा रहने देता हूं मैं, अध्रुवीय समझा देता हूं, फिर इसी चित्र से हम काम बढ़ा लेंगे हमारा आधा। तो देखो भाई कि भाई अध्रुवीय अणु क्या देखा, अध्रुवीय अणु या पदार्थ। अब देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन का क्या होता है, केंद्र क्या होता है, संपाती होता है। क्या होता है, संपाती होता है, यानी कि जो धनात्मक चार्ज है वही क्या है, ऋणात्मक चार्ज है। अब ये मान लो ये एक एटम हो गया, ये हो गया दूसरा एटम, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब देखो भाई कैसे हो जाएगी 0, तो बना ही देता हूं मैं एक, लो ये ऐसी शेप के अंदर बना देता हूं, ये धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज हो गया। तो भाई आप एग्जांपल मान सकते हो कोई सा भी, क्या मान सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो क्या ले सकते हो, O2 ले सकते हो, ठीक है, O2 ले सकते हो, CO2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो अब देखो इधर, अब देखो ये क्या है, ये धनात्मक चार्ज ऋणात्मक चार्ज, ये ऋणात्मक धनात्मक, ये धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक, यानी कि इनके केंद्र क्या है, दोनों के केंद्र क्या है, एक है। तो भाई कोई सा भी अणु होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे कि भाई लो, ठीक है, पूरा बना देंगे, एक इसका केंद्र और ये दूसरे का केंद्र, तो ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, क्या संपाती हो रहे हैं। अब देखो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे E इक्वल टू 0, तो टोटल तो वैसे ही क्या है 0 है, क्योंकि अध्रुवीय अणु है, क्या है उसमें पोलराइजेशन का गुण नहीं है, तो P बराबर 0 के। अब जैसे मैंने क्या करा,
विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, तो भाई ये दोनों के जो कोसेंट्रिक है, यानी कि दोनों के जो केंद्र एक दूसरे के ऊपर है, वो क्या करेंगे, देखो कि जैसे ही क्या, जब विद्युत क्षेत्र 0 था तो ये दोनों एक ऐसे थे, और जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया तो धनात्मक चार्ज क्या होगा, विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और ऋणात्मक क्या होगा, भी प्रतिकर्षित होगा। तो जैसे ही क्या विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, दोनों खुद की डायरेक्शन में क्या करेंगे, एलिगन हो गया, और वो क्या हो जाएगा, शेप ऐसे हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ कि दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 0 नहीं रहकर कुछ ना कुछ पॉइंट हो गई। तो अब पॉइंट हो गई तो भाई देखो कि ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इनकी शेप पहले क्या थी, वर्ग थी, क्या थी, अंडे की जैसे थी या वर्ग थी। तो अब देखो टिल्टेड हो गई, यानी कि शेप में क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया, थोड़ा सा शेप चेंज हुआ और ये शेप आ गया। तो भाई हमारे को क्या पता चल रहा है कि ध्रुवण सदिश क्या होता है, कि भाई ध्रुवण सदिश क्या होगा, ये ध्रुवण सदिश, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ध्रुवण सदिश का मान बढ़ेगा, यानी कि उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने का गुण भी बढ़ेगा। तो लो भाई समानुपाती स्थिरांक घटो तो क्या लगेगा, काई ई। लो भाई तो ये क्या हो गया, विद्युत क्या हो गया, ध्रुवण सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। एक नंबर में पूछ लिया भाई ध्रुवण सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध बताइए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, काई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, काई ई हो जाएगा। अब चलते हैं जस्ट हम आगे, तो हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें चलेंगे, जहां से 1 नंबर का 1.5 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। तो हम पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, धारिता देखते हैं। भाई अब धारिता क्या होती, अरे क्या होती है भाई धारिता, लो ये लो मैंने धारिता यही लिख रखी, क्या होती है भाई धारिता। तो धारिता एक ऐसी वस्तु है, या वस्तु नहीं कह सकते कि ऐसी आकृति है या कोई ऐसी चीज है जो क्या करे, किसी भी चीज को ग्रहण करे। अब मान लो टंकी है, टंकी में हमने पानी भरा, एक टंकी, उसमें 50 लीटर पानी आता है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी धारिता कितनी है, 50 लीटर है। यानी कि धारिता का मतलब जैसे यहाँ पर आवेश की बात करेंगे, लेकिन धारिता का मतलब क्या है, कोई भी चीज को वो कितनी ग्रहण कर सकती है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे धारिता। धारिता का मतलब क्या हो गया, आवेश ग्रहण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। अब भाई आगे बात करते हैं धारिता। अब धारिता को हम कैसे कम और ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम कैसे घटा और बढ़ा सकते हैं। तो भाई अब देखो कि धारिता क्या हो गई, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। लो भाई अब धारिता क्या हो गई, तो भाई आवेश कैसे कैसे बढ़ेगा, तो Q समानुपाती किसके हो जाएगा, V हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो गया, लो भाई Q बराबर कितना हो जाएगा, CV हो गया, और C बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई V। तो भाई जैसे जैसे किसी पर, अब भाई अब देख लो, ये मैंने पहले बता दिया। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, ये चालक है, इसके ऊपर क्या करना है कि ये आवेश यहाँ से क्या करना है, इस पे लाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। फिर ये आवेश दूसरा है, ये Q1, ये दूसरा Q2 को यहाँ लेके आना, ये Q3 को यहाँ लेके आना। तो भाई जैसे जैसे अगर आवेश की संख्या बढ़ेगी, यानी किसी वस्तु को और ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर अगर आवेश की मात्रा बढ़ानी है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चालक है, इसके ऊपर क्या है भाई, पहले ही कुछ ना कुछ चार्ज रखे हुए हैं, तो अब मुझे दूसरे चार्ज यहाँ व्यवस्थित करने हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर मैं चार्ज को ले जाऊंगा, तो वो जो कार्य होगा वो किसके रूप में होगा, विद्युत विभव के रूप में होगा कि नहीं होगा, विद्युत विभव के रूप में। तो भाई जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा, या जैसे जैसे विद्युत विभव का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे किसी चालक पर या किसी पदार्थ के ऊपर क्या बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी। तो ये देखो Q प्रोपोर्शनल क्या हो गया, V के, तो Q बराबर किसके हो गया, CV, और C बराबर कितना हो गया, Q बाई V हो गया। भाई मात्रक देख लो, भाई क्या हो गया, मात्रक देख लो। मात्रक का मतलब कूलम अपॉन वोल्ट, उसको क्या कहेंगे, फेराडे। क्या कहेंगे, फेराडे। ये तो हो गया मात्रक। अब भाई विमा निकाल सकते हो, तो हम निकाल सकते हैं भाई, विमा भी निकाल सकते हैं। देख लो भाई विमा देख लो, इधर क्या देख लो भाई, विमा देख लो। तो C बराबर कितना हो गया, Q बाई V। तो अब देखो
इसको क्या लिखेंगे Q, विद्युत विभव को क्या लिखेंगे W बाई Q। तो क्या हो गया Q स्क्वायर बाई कितना हो गया W हो गया। अब तुम्हारे को पता है Q की वैल्यू यानी कि आवेश की विमा कितनी होती है A1 T1 का क्या हो गया स्क्वायर, और कार्य की विमा कितनी होती है M1 भाई कितनी होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की विमा कितनी होती है M1 L1 T की पावर -2। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वर्ग की M1 L2 T की पावर -2। देखो भाई क्या हो जाएगा, ये A1 ये A2 T2 अपॉन कितना आ जाएगा M1 L2 T -2। ठीक है ये आ गया। अब थोड़ा सा मिटा लेते हैं नीचे, तो लो भी मिटा लिया। तो मात्रा कितना हो जाएगा इसका m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2। तो ये क्या हो गया मात्रक, सॉरी क्या हो गया विमा हो गई, क्या हो गई भाई विमा हो गई, क्या हो गई विमा कितनी हो गई m -1 l -2 t की पावर 4 a 2 हो गया। तो भाई अब देख लेता हूँ जस्ट इसके आगे कौन सा टॉपिक है, फिर उसी टॉपिक की चर्चा करते हैं और जल्दी जल्दी से करनी है, क्विक की करनी है हमारे को। तो मैं देख लेता हूं भाई। अब देखो भाई, अब ये माइक्रो गुलाम, मिली गुलाम, नैनो गुलाम, पिको गुलाम, ये मैंने तुम्हारे को फर्स्ट चैप्टर में बता दिए थे। हाँ भाई सीजीएस पद्धति के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, क्या पूछते हैं कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो भाई क्या हो जाएगा भाई सीजीएस पद्धति में मात्रक, भाई धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना होता है स्टेट, क्या हो जाएगा भाई स्टेट, क्या हो जाएगा स्टेट फेरड हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेट, लो भाई ये स्टेट फेरड हो गया, क्या हो गया भाई स्टेट फेरड हो गया। तो मैं टॉपिक देख लेता हूं आगे, फिर चलते हैं हम जस्ट आगे। तो अब देखो भाई कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो भाई चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक 3 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, एक तो क्या हो सकता है क्षेत्रफल, सबकी चर्चा धीरे धीरे हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा विद्युत विभव, लो भाई ये विद्युत विभव, ठीक है। और तीसरा और क्या हो गया कि मान लो तीसरा क्या हो गया माध्यम हो गया, ठीक है ये लो माध्यम भी मान लो, एक ये चीज होगी। तो भाई किसी भी चीज का अगर मैंने क्या करा क्षेत्रफल बढ़ा दिया, भाई क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो ये धारिता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। विद्युत विभव के मान को बढ़ा दिया तो C क्या हो जाएगा फिर कम हो जाएगा, और माध्यम को अगर मैंने चेंज कर दिया तो C भी क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। लो भाई C भी क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। भाई मुझे लगता है कि वो ऊपर का क्षेत्रफल वाला एक कट गया, ठीक है। तो थोड़ा सा है तो यही देख लो भाई, क्या देख लो यही देख लो, लो भाई ये एरिया हो गया, क्या हो गया एरिया। भाई एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा तो C का मान क्या होगा कम होता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, किसकी बात करते हैं संधारित्र की। भाई धारिता देख ली, अब किसकी देखते हैं संधारित्र की बात करते हैं। तो लो भाई संधारित्र भी बता ही देते हैं तुम्हारे को साथ साथ। ये लो भाई क्या गया भाई संधारित्र है क्या। तो भाई संधारित्र क्या होता है भाई आवेश ग्रहण करने की ऐसी युक्ति जिसका आकार आयतन और उसकी क्या करते हैं आकार और आयतन में परिवर्तन किए बगैर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं यानी कि क्या करनी मुझे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है कि जिसके आकार आयतन ठीक है और उसके शेप में परिवर्तन किए बगैर मुझे क्या करना धारिता बढ़ा दी जाती है, यानी इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब भाई धारिता कैसे बढ़ी कि हमारे को पता है कि C बराबर कितना है Q बाई V। तो भाई अगर मैं किसी चीज के विद्युत विभव को कम कर दूंगा तो C का मान तो क्या होगा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कि विद्युत विभव का मान क्या कर दिया मैंने कम कर दिया। अब भाई विद्युत विभव का मान कम कैसे कर सकते हैं, लो भाई विद्युत विभव का मान कैसे कम कर सकते हैं। तो देख लो भाई कि कोई ये चालक गोला है, क्या है चालक गोला है।
तो भाई इसको क्या कर दो, इसके पास दूसरा क्या कर दो, दूसरी प्रजाति का घोड़ा लियो या दूसरी प्रजाति का चालक लियो, तो इसके ऊपर क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान तो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि ये ऋणात्मक चार्ज इसको प्रतिकर्षित करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक चार्ज का होंगे। लो भाई सारे धनात्मक चार्ज यहाँ आ गए ऑटोमेटिक। तो भाई इससे क्या हो गई, ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई संधारित्र की बात हो गई। आगे देख लेते हैं भाई टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो आगे भाई समांतर प्लेट संधारित्र। तो भाई मैं एक चीज और बता देता हूं कि C और V के बीच में संबंध बताया था हमने, तो अब देख लो उससे एक क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन भी देख लो। अब देख लो भाई ये क्या था, Q प्रोपोर्शनल V क्या देखा था, Q बराबर CV। तो लो भाई जैसे जैसे ये लो Q हो गया, इधर V हो गया, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे Q का मान बढ़ेगा। अब मान लो ये तो हो गई एक चीज हो गई θ2 मान लेता हूं, और दूसरे के लिए ये क्या हो गया, θ1 हो गया। अब तुम्हारे से पूछ ले भाई कि ये चीज देखे, ये θ1 और ये θ2 पूछ ले कि भाई किसकी धारिता C1 बड़ी है C2, दूसरा ऑप्शन है C1 बराबर है C2, तीसरा ऑप्शन है C1 छोटा है C2, और चौथा है पता नहीं। क्या है भाई, पता नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये डायग्राम दिया गया है, बताओ कि किसकी धारिता ज्यादा होगी और किसकी धारिता कम होगी। तो भाई एक चीज देख लो यहां से, क्या देखोगे भाई कि भाई tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होता है, क्या है भाई tan थीटा y/m या y/x, तो क्या हो जाएगा q/v। क्या हो गया, q/v। तो देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, tan थीटा q/v को, अरे नहीं लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ। अब देखो कि भाई यहाँ पे देखा θ1 बड़ा है θ2 से, लिख सकता हूँ इसे। अब मैंने क्या करा, इसको tan से मल्टीप्लाई किया, तो ये tan थीटा और ये tan θ2। अब देखो tan θ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, q1/v1 लिख सकता हूँ, और ये हो गया q2/v2 लिख सकता हूँ। अब देखो q1/v1, अब मुझे पता है कि c बराबर क्या होता है, q/v होता है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, c1 कह दूंगा, और इसको क्या कह दूंगा, c2 कह दूंगा। तो लो भाई ये आंसर निकल गया कि c1 बड़ा है c2 से, तो ये लो भाई तुम्हारा आंसर निकल गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन, c1 बड़ा है c2 से। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसे डायग्राम से क्या है, एमसीक्यू आ रहा है। क्या आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है। तो भाई पूछेगा, छोड़ेगा नहीं, पूछेगा वो तुमसे एक नंबर में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा पूछने के। तो ऐसे क्वेश्चन ही बनाएंगे पेपर में, और एमसीक्यू ऐसे ही आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम जस्ट आगे, समांतर प्लेट देख लेते हैं। ठीक है, यह देख लो भाई संधारित्र का सिद्धांत देख लेते हैं, फिर चलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र पर। तो भाई संधारित्र का सिद्धांत बताने से तो बता दूंगा अभी, लेकिन फिर वो ये 5 मिनट हो जाएंगे हमारे खराब। तो संधारित्र का सिद्धांत तो पूछेगा नहीं कोई, तो हम बात करते हैं आगे, इसकी बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। लो भाई क्या हो गया, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र। लो भाई समांतर प्लेट संधारित्र आ गया, तो बात कर भी लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। यानी ये क्या हो कि ऐसी दो प्लेट है, ठीक है, क्या हो, समांतर दो प्लेट है, एक पे क्या हो धनात्मक चार्ज हो और दूसरे पे क्या हो ऋणात्मक चार्ज हो, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी भाई, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। ठीक है, अब देख लेते भाई समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की भी बात कर लेते हैं। तो ये हो गई भाई, क्या हो गई कि प्लस सिग्मा आवेश घनत्व तथा माइनस सिग्मा आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटें यदि डी दूरी पर स्थित है, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी भाई, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, कि हमने निकाला था कि एक चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितना हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हुई कि नहीं हुई,
भाई मैं ऊपर की तरफ बात करूंगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे की तरफ बात करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके कारण इस तरफ तो क्या हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यहां से क्या पता चल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है E1 प्लस E2। लो भाई E बराबर कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। भाई यहां तक कोई दिक्कत है? अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सिग्मा बराबर कितना होता है Q बाई कितना होता है Q बाई S होता है कि नहीं होता है? ये Q बाई कितना होता है A होता है। तो भाई चार्ज क्या रखोगे कैपिटल रखोगे, तो लो भाई ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूं। तो E बराबर कितना हो गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब भाई मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में, लो भाई विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध कितना होता है जब, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध कितना होता है V बराबर कितना होता है E क्रॉस D होता है। कितना होता है E क्रॉस D। भाई जितनी भी बात करेंगे समान संधारित्र में तो V बराबर कितना होगा E क्रॉस D। भाई मुझे पता है कि V बराबर कितना होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये E डॉट dl होता है। ठीक है, तो मान लो भाई सीधे मान लो मोड के अंदर मान लो तो माइनस E क्रॉस L, L को मैंने क्या करा D मान लिया, तो ये लो V बराबर कितना हो गया E क्रॉस ये D हो जाएगा। तो ये यहां से आ रहा भाई, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव के अंदर संबंध से आ रहा है। तो अब चलेंगे भाई जस्ट आगे, क्या निकल गया, तो विद्युत विभव निकाल लो। तो V बराबर कितना हो जाएगा E क्रॉस D, तो लो भाई QD अपॉन कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। अब लो भाई बात कर लेते हैं दूसरी संधारित्र की परिभाषा से। C बराबर कितना होगा Q बाई V, तो C बराबर कितना हो गया Q, ये QD इंटू कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। C बराबर कितना हो गया Q से Q कट गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये क्या आ गई भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। अब भाई जस्ट इससे आगे बात करते हैं, क्या करते हैं कि भाई अभी तो क्या था इनके बीच में निर्वात था, क्या था निर्वात था। अब भाई निर्वात की जगह अगर मैं माध्यम रख दूं तो भाई क्या होगा, कोई पराविद्युतांक माध्यम रख दूं तो भाई इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अरे भाई होएगा कि नहीं होएगा, हो जाएगा भाई। अब पराविद्युतांक पदार्थ भी दो तीन तरीके से रखते हैं, एक तो पूर्ण, ठीक है, एक T मोटाई की, ठीक है, और तीसरा रखते हैं कि अलग अलग पराविद्युतांक रख देते हैं, यानी कि T1 मोटाई का अलग पराविद्युतांक है, T2 मोटाई का अलग पराविद्युतांक है, T3 मोटाई का अलग पराविद्युतांक है। तो भाई हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधी बात करेंगे जब ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या हो फुल फिल हो, यानी पराविद्युतांक क्या हो पूर्ण भरा हो। तो पूर्ण भरा हुआ तो क्या करेंगे उसी की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पूर्ण भरा हुआ उसकी बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो भाई एक चीज और देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि एक यहाँ पे एक चीज और आती है कि भाई क्या आती है धारिता, जब लिख देता है भाई, जब पराविद्युतांक वाला पदार्थ पूर्ण भरा हो। तो भाई उससे पहले मैं एक बता देता हूं तुम्हारे को कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पराविद्युतांक पदार्थ का प्रभाव, क्या देख लेते हैं भाई पराविद्युतांक पदार्थ का प्रभाव। तो मैं देख लेता हूं भाई कि भाई आगे हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो लो भाई ये हमारा हो गया टॉपिक, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, पराविद्युतांक प्रभाव का प्रभाव, विद्युत धारिता पर पराविद्युतांक प्रभाव का, पराविद्युतांक पदार्थ का प्रभाव। तो भाई कुछ नहीं है भाई, एक समीकरण क्या आती है भाई, एक समीकरण याद रख लो कि पराविद्युतांक पदार्थ का प्रभाव में क्या होती है, काई बराबर कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 होती है। भाई ये डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो भाई इससे क्या आएंगे 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितना आएगा 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भाई ये नहीं पूछ सकते, ये मात्र 1 नंबर में पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि धारिता पर,
क्या हो गया भाई, धारिता पर परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव हो गया। तो भाई प्रभाव में एक नंबर में पूछे तो काई बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 होता है। तो भाई 1.5 नंबर में नहीं पूछेंगे, थोड़ी सी डेरिवेशन बढ़ी है इसलिए हम, ठीक है, इसलिए बोर्ड में नहीं पूछेंगे। जस्ट आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब परावैद्युतांक पदार्थ या परावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो लो भाई मिटा देता हूं इसको, नोट कर लेना, याद कर लेना और मौज कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं पूर्णतः भरा हो। तो लो भाई अब यहाँ पे क्या करा भाई, एक मैंने क्या करी, पूरी परावैद्युतांक पदार्थ की क्या करी, ये लो एप्सिलॉन आर की क्या करी, पट्टी का रखी। अरे भाई रखी कि नहीं रखी, तो वही यहाँ पे धनात्मक चार्ज और यहाँ पे ऋणात्मक चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा प्रेरित हो जाएगा और यहाँ पे माइनस सिग्मा प्रेरित हो जाएगा। नहीं तो भाई यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ नेगेटिव लगा सकते हो और यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पॉजिटिव लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हैं। भाई अब देखो कि भाई जब निर्वात था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, भाई क्या था हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई बता दो क्या था, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की, ठीक है। अभी क्या करेंगे भाई, परावैद्युतांक माध्यम आ गया, तो भाई परावैद्युतांक की परिभाषा से, परावैद्युतांक की परिभाषा से लो भाई अगर माध्यम चेंज हो गया तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। परावैद्युतांक की परिभाषा एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन बराबर कितना निकल गया, अरे भाई कितना निकल गया, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर निकल गया। तो लो भाई इसको मैंने क्या कह दिया, E प्रेरित। तो लो भाई EP बराबर कितना हो गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर। ये तो भाई क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र निकल गया प्रेरित, दोनों के बीच की दूरी d है। तो अब हम क्या करेंगे, लो भाई विद्युत विभव V बराबर कितना होता है, E क्रॉस D होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा D। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिग्मा की जगह क्या लगता हूँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और ये D हो गया। भाई रख दिया मैंने, सिग्मा की वैल्यू क्या रख दी, सिग्मा की वैल्यू अभी निकाली थी, Q अपॉन A निकाला था, तो क्या निकल गया, Q अपॉन A। तो भाई यहाँ से क्या हो गया, अब देखो धारिता की परिभाषा से C बराबर कितना होता है, Q बाई V। तो C बराबर कितना हो गया, Q अपॉन QD इनटू कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये Q से ये Q कट गया। अब देखो भाई आंसर क्या रहेगा, देखो भाई इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आंसर देखो C बराबर कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन कितना हो गया, D हो गया। अब देखो भाई ये तो क्या हो गया, माध्यम के अंदर है गया, तो C मीडियम कर दूंगा, C मीडियम कर दूंगा। लो भाई C मीडियम, तो यहां से मैंने अगर एप्सिलॉन R कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, लो भाई हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो गई भाई निर्वात की, तो C नॉट कह दिया इसको। तो C मीडियम बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन R C नॉट। तो भाई जब पूर्णतः माध्यम या पूर्ण परावैद्युतांक माध्यम भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। तो भाई अगर तुम्हारे को क्या करनी है, किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो क्या करोगे भाई, उसके बीच में क्या करोगे, निर्वात की जगह तुम क्या करोगे, कोई माध्यम बढ़ दोगे। और जैसे ही तुम क्या करोगे, माध्यम बढ़ दोगे तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। भाई अब इन पट्टियों के बारे में कि भाई T मोटाई की भरी हुई है, तो कुछ नहीं भाई, कि जब T मोटाई की भरी होगी क्या होगी भाई, T मोटाई की भरी होगी तो जितनी मोटाई में है पट्टी उतनी मोटाई के लिए क्या निकल जाएगा, ये लो क्या निकल जाएगा, विद्युत विभव अलग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र तो मान लो निर्वात के लिए ये है, ये लो, ठीक है। और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R हो जाएगा। बस चेंज क्या होगा, इसको अगर निर्वात के लिए बात करते हो तो सिंपल क्या करोगे, D माइनस क्या करोगे, T से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये किसके लिए आ जाएगा, निर्वात के लिए आ जाएगा, निर्वात के लिए। और माध्यम के लिए पूछ ले तो भाई माध्यम के लिए देख लो,
वी मीडियम कितना हो जाएगा, ई एम इंटू जितनी मोटाई के अंदर पराविद्युतांक पदार्थ भरा हुआ उससे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर लेना और वापस क्या करोगे, C बराबर Q बाई V की जगह जो टोटल V आएगा उसका मान रख लोगे तुम, उससे क्या निकलेगा, आंसर निकल जाएगा। अब भाई 2 पॉइंट और कर लेते हैं कि समांतर क्या कर लेते हैं भाई, संधारित्रों का संयोजन कर लेते हैं, कौन सा, समांतर और श्रेणी क्रम। और इसके बाद में क्या थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट अगली वाली वीडियो में 5-10 मिनट की और लेक्चर रहेगी, उसमें क्या करेंगे हम खत्म कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, चलो ठीक है। तो धन्यवाद, हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं और अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की बात तो हो गई, ठीक है, क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम साथ में करेंगे, साथ में क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा बात करेंगे, ऊर्जा के बाद में ऊर्जा घनत्व का बात करेंगे, साथ में क्या करेंगे, वान डे ग्राफ जनित्र। तो भाई मैं वान डे ग्राफ जनित्र की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ठीक है 1.5 नंबर में आने लायक नहीं है, बड़ा है थोड़ा 3 नंबर में, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और पढ़ना ही है तुम्हारे को तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ से आप पढ़ लेना। तो कल इस चैप्टर का टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।